हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज सिटीजनशिप। इसकी पूरी डिटेल हम जानेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करने की कोशिश करूंगा, बट आपको काम काम की बातें सारी मिल जाए, जिससे कि आप एग्जाम में या फिर कहीं पर भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो तो कहीं पर भी हल्के ना महसूस करो। राइट। हम यहाँ पर सिटीजन्स और एलियंस का डिफरेंस भी समझेंगे। साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं सिटीजनशिप को लेकर के, क्या इसका महत्व होता है, इसके अलावा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कैसे सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है, कैसे किसी की सिटीजनशिप खत्म हो सकती है ना। हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ही क्यों लिया गया और उसके क्या मायने हैं। और फिर बाद में हम बात कर लेंगे कि जो अभी रिसेंटली इंप्लीमेंटेशन में आया है आपका CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वैसे देखा जाए तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अब देखो, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में रखें, उससे पहले उसके साथ साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है कि आप अगर सेल्फ स्टडी के बेसिस पे अपनी स्टडी कर रहे हैं तो आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम 2025 है, वो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से रन कराया जा रहा है। जिसमें क्या हो रहा है, हम एमसीक्यूज की और साथ में मेंस आंसर राइटिंग और आपका मेंस आंसर राइटिंग में ऐसे इनकी भी तैयारी अच्छे से करा रहे हैं। अभी जो फेज है आपका, सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है। अब फेजेस की बात करें तो आईडीएमपी में आप देखो, फेज फर्स्ट है वो 20 अगस्त से 10 नवंबर तक चलेगा, जो 20 अगस्त से आपका स्टार्ट हो गया। दूसरा फेज आपका स्टार्ट हो जाएगा 11 नवंबर से 25 जनवरी तक। तीसरा फेज आपका चलेगा 1 फरवरी से 16 फरवरी और 23 फरवरी से 11 मई तक आपका चलेगा 2025 में चौथा फेज। फिर उसके बाद में तब तक आपके प्रीलिम्स होकर के आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपका फाइनल या पांचवा जो फेज है वो डिसाइड कर लिया जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रीलिम्स आपका सीसेट, उसमें मेंस और एसे राइटिंग सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। इसके बेसिस पर आप अपनी सेल्फ स्टडी को अच्छा पुश दे पाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी, प्लस ये आईडीएमपी प्रोग्राम आपके लिए रेलेवेंट है, तो प्लीज इसको ज्वाइन करिए। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की। देखो, सिटीजन कौन होते हैं? सिटीजन वो लोग होते हैं जिनका किसी भी एक स्टेट की परमानेंट मेंबरशिप होती है, फुल मेंबरशिप होती है। जैसे कि हम हमारे देश की सिटीजन की बात करें, जैसे कि मैं या आप, तो आप इस इंडियन स्टेट के फुल मेंबर हैं। और ये जो स्टेट है, स्टेट का मतलब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है आपका, राइट, वहां पर आपका पूरा सिस्टम चलता है। ओके, वहां की सरकार है, तो उसके लिए आपकी कहीं ना कहीं एलिगेंस भी है। एलिगेंस का मतलब यहां पर ये नहीं है कि आप सरकार के लिए वहां पर लॉयल रहें। सरकार के लिए तो इसलिए रहना होता है कि चलो ठीक है, सिस्टम प्रॉपर चले, बट मेजर जो लॉयलिटी शो करनी है वो हमें सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए हमारे मन में और हमारे हिसाब से हमारे एक्शंस में एक डेडिकेशन होना चाहिए। सो द पॉइंट इज कि फुल मेंबर ऑफ इंडियन स्टेट वो होते हैं जो कि इंडिया के कंसिडर होते हैं और वो इंडिया के अंदर रहते हुए अधिकारों को भी यूज करेंगे, साथ ही साथ उनके खुद के कर्तव्य भी होंगे। अब अधिकार कैसे हो सकते हैं? सिविल राइट्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल राइट्स हो सकते हैं। भाई सीधी बात है, एक सिटीजन होने के नाते मेरा अधिकार है कि मेरे को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा खाना मिले, तो कहीं ना कहीं वो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। वहीं पर मैं वोट देना चाहता हूं, मैं खुद चुनाव लड़ना चाहता हूं, वो कई अधिकार हमारे, या फिर हमारा आप कह सकते हो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये कहीं ना कहीं आपके फिर दूसरे अधिकार भी आ जाते हैं जिनको आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं सिटीजन्स की क्या ड्यूटीज हो सकती हैं। भाई सीधी बात है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों को जब एक फिक्स आइडेंटिटी मिल गई तो वो सिटीजन तो बन गए। तो ऐसी परिस्थितियों में उनकी जिम्मेदारी है कि देश एकदम प्रॉपर चले तो वो प्रॉपर टाइम टू टाइम टैक्स भी पे करे। अब आप बोलोगे कि छोटा बच्चा कहाँ टैक्स पे करेगा, ये तो सिंपल सी बात है भाई, टॉफी लेके आओ, कब कुछ भी चीज आप XYZ मार्केट से परचेज करो, छोड़ करके वो गुड्स जिनके ऊपर या सर्विसेज जिनके ऊपर सरकार ने छूट दे रखी है। अदरवाइज छोटा बच्चा भी टैक्स पे करता है, चाहे छोटी से छोटी चीज मार्केट से खरीदो, आप जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो, राइट। सिमिलरली आप नेशनल आइडेंटिटीज को भी रिस्पेक्ट करते हो, चाहे फिर वो आपका झंडा हो या फिर आपका गान हो या गीत हो, राइट। साथ ही साथ जब भी देश को डिफेंड करने की जरूरत पड़े तो आप पीछे पैर नहीं डालोगे। आप अपने घर को जिस तरीके से डिफेंड करते हो वैसे ही अपने देश को भी डिफेंड करोगे। तो ये चीजें होती हैं जो एक सिटीजन को सिटीजन बनाती हैं, और ये उसी को मिलती हैं जिसके पास में सिटीजनशिप रहती है, राइट। देखो, पहले के जमाने में मोनार्की चलती थी ना, तो वहां पर तो जनरली सिटीजन नहीं होते थे, वहां पर सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। इसका मतलब राजा जी ने बोल दिया ना तो बस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ भी किया जा सकता है राजा जी के द्वारा। बट वहीं पर हम सिटीजन की बात करें तो वो अपने आप में पावरफुल इंडिविजुअल है, जो कि अधिकारों को भी यूज करेगा, पर साथ ही साथ उन अधिकारों के साथ ड्यूटीज हैं, कर्तव्य भी हैं।
तो सिटीजन और सब्जेक्ट में ये इतना डिफरेंस आप मोटा मोटा समझ सकते हैं। इसके अलावा सिटीजन जो होते हैं इंडिया में, उनके लिए कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, जैसे कि हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फंडामेंटल राइट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, और एक आपके अदर राइट्स हैं। अब अगर फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो कहां से शुरू होता है भाई, 12 से लेकर के आर्टिकल और 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन है। बट उनमें आप आर्टिकल 15, ठीक है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 जो आपको इक्वल आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी के प्रोविजन करता है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 29-30 आपके राइट रिलेटेड टू एजुकेशन एंड कल्चरल एस्पेक्ट। तो ये जो आपके टोटल ये 5 आर्टिकल्स है ना, 15, 16, 19, 29, 30, ये तो देखो एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स को ही मिले हुए हैं। ध्यान रख लेना, मैंने वर्ड लिखा है यहां पर एक्सक्लूसिव, इसका मतलब ये किसी और को नहीं मिलेगा, ये इंडियन सिटीजन्स को ही मिलेंगे। समझ में आ गई बात। और जो दूसरे राइट्स हैं जिनको हम अदर राइट्स की कैटेगरी में डाल के देख सकते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस क्या हो सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ ए स्टेट, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये कई ऐसी पोस्ट हैं, वो उन्हीं के द्वारा ऑक्यूपाई की जाएगी जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अधिकार जो हमने देखे दो टाइटल्स के अंदर, एक तो फंडामेंटल राइट और दूसरे आपके अदर राइट्स, ये एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स को ही प्रोवाइडेड है। बाकी इंडियन सिटीजन्स की डेफिनेशन के अलावा जो लोग हो जाते हैं वो लोग हो जाते हैं एलियंस। एलियन क्या है भाई, सिंपल सी बात है, वो भी सिटीजन होंगे पर वो किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरे कंट्री के होंगे, हमारे देश के नहीं होंगे। तो हमारे देश के लिए वो क्या हो गए, एलियन। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एलियन होगा उनको जितने सारे अधिकार सिटीजन्स को मिलते हैं, वो एलियंस को सारे सिविल और पॉलिटिकल अधिकार नहीं मिलेंगे, कुछ अधिकार उनके रोक लिए जाएंगे। रीजन बीइंग कि सिटीजन होने का कुछ तो एडवांटेज हो, नहीं तो फिर बाद में आपकी नेशनैलिटी, आपकी जो सिटीजनशिप हो, उसका मतलब क्या हुआ, जहां पर आप टैक्स पे कर रहे हो और फिर उसके बाद में अधिकार सबको बराबर मिल रहे हैं, तो जो टैक्स पेयर है वो तो कहीं ना कहीं चैलेंज करेगा ही ना कि भाई मेरे पैसे को ऐसे कैसे उड़ा रहे हो आप, है ना, सिंपल सी बात है। अब यहां पर एलियंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हुए देख सकते हैं, एक तो फ्रेंडली एलियंस होते हैं, एक दूसरे एनिमी एलियन। फ्रेंडली का मतलब सिंपल है भाई, वो लोग या फिर जिस देश के साथ में इंडिया की रिलेशन कोर्डाइल है, अच्छी है, फ्रेंडली रिलेशन है, उस देश के लोग अगर इंडिया में आते हैं तो इंडिया के लिए वो एलियन है, इंडियन सिटीजन्स के लिए वो एलियन है। बट वो किस कैटेगरी में चले जाएंगे, फ्रेंडली एलियंस की कैटेगरी में। वहीं पर किसी देश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हम युद्ध पर हैं, तो उस देश के नागरिक अगर हमारे यहां पर आते हैं, उस देश के सिटीजन आते हैं, तो वो एनिमी एलियन कहलाएंगे। अब हमें यहां पर क्या देखना है कि एलियंस के लिए कौन कौन से अधिकार हैं। देखो, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, है ना, ये 5 आर्टिकल्स आपने क्या देखे थे कि एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, और ये जो दूसरे आपके राइट्स थे, पॉलिटिकल राइट्स थे, वो भी इंडियन सिटीजन्स को मिल रहे थे। अब इनको हटा दो, उनके अलावा जो बचे हुए राइट्स हैं वो सारे आपको एलियंस को देने होते हैं, एलियंस को मिलते हैं। ध्यान रख लेना भाई, एक्सक्लूसिवली 15, 16, 19, 29, 30 ये इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। क्लियर है बात। अब आप देखो यहां पर कि अगर एलियन की बात हम कर रहे हैं तो यहां पर एलियन की दो कैटेगरी आ गई, एक तो फ्रेंडली, एक एनिमी। तो एनिमी एलियन जो है ना, उसका एक अधिकार और माइनस होता है, वो अधिकार है आर्टिकल 22 के आधार पर जो मिलता है। वो क्या है कि भाई किसी इंडिविजुअल को अगर अरेस्ट किया जा रहा है, उसको डिटेन करके रखा जा रहा है, तो उसके खिलाफ में आपको आर्टिकल 22 अधिकार देता है, जो कि एलियंस के लिए भी अवेलेबल है। सीधी सी बात है, यहां से आप समझ सकते हैं। बट अगर वो एनिमी एलियन है, दैट मीन्स दुश्मन देश का नागरिक है, तो वहां पर आर्टिकल 22 उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो हमारे देश में आकर के जासूसी कर रहा हो, हमारी देश की स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा हो, तो वहां पर उसको अरेस्ट और डिटेन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में आर्टिकल 22 उनके लिए खत्म हो जाता है जो एनिमी एलियंस होते हैं। क्लियर है, ध्यान रखना। इसका मतलब एनिमी एलियन को कौन कौन से अधिकार नहीं मिल रहे, 15, 16, 19, 29, 30 और 22, ये राइट। चलो अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखो, हमारे यहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं, हमें पता है हेड ऑफ द स्टेट कौन है हमारे देश में, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट बनते किसके आधार पर है, अगर वो इंडियन सिटीजन है या नहीं। पहली कंडीशन यही होती है, सिटीजनशिप का एस्पेक्ट है तो हम केवल यही बात करेंगे। आप ये मत सोचना कि प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी में तो 3-4 और चीजें भी क्वालिफाई करनी होनी चाहिए, बट पॉइंट है हमारा सिटीजनशिप का। तो अगर कोई इंडिविजुअल जन्म से या नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से
भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो वो प्रेसिडेंट बन सकता है। बट वहीं पर यूएसए में अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है ना, तो वो वही बन सकता है जिसका जन्म वहां पर यूएसए का माना जाए। समझ गए? हमारे तो नेचुरलाइजेशन को भी अलाउ किया हुआ है। समझ गए? ये थोड़ा सा डिफरेंस है। नेचुरलाइजेशन का मतलब आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को क्वालिफाई करोगे कि हाँ भाई पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ ये कानून है, इस कानून के आधार पर जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी है वो आप फुलफिल करते हो तो आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। और अगर आप नेचुरलाइजेशन इस प्रोसेस के थ्रू क्वालिफिकेशन के आधार पर आपने सिटीजनशिप ले ली तो आप रेसिडेंट भी बन सकते हैं इंडिया के। सीधी सी बात यह है। जबकि यूएसए में केवल बर्थ वाला बन सकता है। इसके अलावा किसी भी इंडिविजुअल को फॉरेनर कब बोला जाएगा? फॉरेनर बोला जाता है तब जब उसको एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि वो कहीं ना कहीं इलीगली इंडिया में रह रहा है। इलीगली का मतलब ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है तो उस टाइम लिमिट के अलावा, जितनी टाइम लिमिट उसको शुरू में अलाउ की थी उसके अलावा भी वो लंबे समय तक इंडिया में स्टे कर रहा है, तो वो इलीगल एक तरीके का इंडिविजुअल कहलाएगा, इलीगल पर्सन स्टेइंग इन इंडिया, राइट? तो ऐसे में उस इंडिविजुअल को फॉरेनर बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? उसके लिए हमारे पास में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर है 1964 का, जिसको अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अमेंड किया है। और उसमें यह कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनको इस चीज की पूरी अधिकार है, पूरे पावर दी गई है कि वो अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे देश में कोई भी स्टेट हो, कोई भी यूटी हो, वहां पर वो डीएम सॉरी, ठीक है, अपने हिसाब से ट्रिब्यूनल सेटअप करेगा और वो ट्रिब्यूनल फाइनल अपना जजमेंट देगा कि कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में इलीगली रह रहा है तो वो फॉरेनर है या नहीं। तो फाइनल डिसीजन कहीं ना कहीं किसके हाथ में दे दिया? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के आधार पर इस ट्रिब्यूनल को, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा पूरे देश में कहीं पर भी सेटअप किया जा सकता है अपने जुरिस्डिक्शन वाले एरिया में। और ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये क्वासी जुडिशियल होते हैं, दैट मींस ये एक कोर्ट की तरह भी काम करते हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। कहने का मतलब इनके मल्टीपल काम हो जाते हैं, ठीक है ना? इसके अलावा हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो वो आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आर्टिकल 5 से 11 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं, जो कि पार्ट सेकंड का हिस्सा है। इसके अलावा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो वहां पर सिटीजनशिप को लेकर के कोई भी परमानेंट या इलेबोरेटेड प्रोविजंस नहीं है। इसका मतलब ये कि सिटीजनशिप डिफाइन करने का जो काम है ना, वो पार्लियामेंट के हत्थे छोड़ दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, और उसके लिए ज्यादा डिटेल यहां पर मेंशन नहीं की। हाँ, बस अगर मेंशन की तो इतनी की कि हाँ भाई 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आया तो उस दिन के बाद में, उस दिन तक, ठीक है, उस दिन के बाद में कौन इंडिया का सिटीजन होगा कौन नहीं होगा, फिर उसके बाद में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कोई पाकिस्तान गया वापिस आया, वो सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगी। बट आपको मेजर बात जो दिखेगी वो दिखेगी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आ गया तो उस समय किसको सिटीजनशिप दी गई, उसके प्रोविजंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद में आप देखते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 11 है, आर्टिकल 10 एंड 11, वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को एम्पावर करते हैं कि भाई आप अपने हिसाब से कानून बनाओ कि किस तरीके से हमें सिटीजनशिप किसी को देनी है और किसी की सिटीजनशिप छीननी है। तो ऐसी परिस्थितियों में कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो हमारे पास में ये गिनती के 5 से लेकर के 11 आर्टिकल्स हैं, जिसमें 5वां आर्टिकल तो क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ तो किसको सिटीजनशिप दी गई। आर्टिकल 6 क्या कह रहा है? जो पाकिस्तान चला गया, ठीक है, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। आर्टिकल 7 क्या कह रहा है कि जो पाकिस्तान जाकर के फिर इंडिया वापस आ गया उसको सिटीजनशिप देने की बात कर दी। और आर्टिकल 8 ये कह रहा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, के हाँ भाई इंडियन ओरिजिन का है पर बाहर है, बट अगेन रेफरेंस डेट कौन सी है? वही 26 जनवरी। इसके अलावा किसी की सिटीजनशिप को टर्मिनेट करना, उसमें सीधी बात है कि अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है पर वो बाहर जाकर के दूसरे किसी देश की नागरिकता ले लेता है, तो देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता। इंडिया का सिटीजन इंडिया का ही रहेगा, या किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो वो आर्टिकल 9 कहता है। साथ ही साथ सिटीजन्स के अधिकार क्या होंगे, किस तरीके से वो काम करने वाले हैं, तो उसके लिए पार्लियामेंट को एम्पावर किया है आर्टिकल 10 के आधार पर। और सिटीजनशिप किसको देनी है किसको नहीं देनी, प्रॉपर रेगुलेशन के प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। और इसी आर्टिकल 11 को यूज करते हुए हमारी पार्लियामेंट के द्वारा ये आप देख सकते हो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके आधार पर सिटीजनशिप लेना और खत्म करना दोनों के प्रोविजंस आपको वहां पर मोटे मोटे देखने को मिल जाते हैं।
तो पहले तो हम बात करते हैं कि किसी को सिटीजनशिप लेनी है तो क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहला तरीका जो हमारा है नॉर्मल, वो कि आपका जन्म इंडिया में हुआ है। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 के बीच होता है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इसमें यह भी शर्त नहीं है कि आपके पेरेंट्स की नेशनैलिटी क्या थी, बस इतना ही देखा जा रहा था कि हाँ जी आपका जन्म इंडिया में हुआ कि नहीं। फिर उसके बाद में थोड़ा चेंज हुआ कि यार इंडियन सिटीजन पेरेंट्स नहीं है उसके बावजूद सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो ऐसे तो हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में 1 जुलाई 1987 के बाद में ये प्रोविजन कर दिए कि दोनों पेरेंट्स में से, माँ या बाप में से एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसका जो बच्चा होगा वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। सिमिलरली दिसंबर 3 2004 के बाद में और प्रोविजन कर दिए कि इस 3 दिसंबर 2004 के बाद में या तो दोनों माँ बाप या दोनों में से एक इंडियन सिटीजन हो, पहली कंडीशन तो हो गई है। और दूसरा क्या बोल दिया कि अगर एक इंडियन सिटीजन है माँ या बाप में से, तो दूसरा जो काउंटर पार्ट है वो इंडिया में इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए जब इंडिविजुअल का बर्थ हो रहा है, जिसको सिटीजनशिप देने की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स इंडिया में पोस्टेड हैं, उनके बच्चे जो इंडिया में पैदा हो रहे हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। भाई बर्थ की बात आ रही है तो ये भी क्लियर करना जरूरी है ना कि फॉरेन डिप्लोमेट्स भी तो हमारे यहां पर काम कर रहे हैं, तो क्या उनके बच्चे भी इंडिया की सिटीजनशिप के एलिजिबल हो गए? नहीं, वो अपने देश के सिटीजन कहलाएंगे। और एनिमी एलियन है ना, उनको भी कोई अधिकार नहीं है कि वो इंडियन सिटीजनशिप बाई बर्थ ले सके, क्योंकि वो तो घुस करके कहीं पर भी रह सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ आप डिसेंट की बात करते हैं। डिसेंट का मतलब हो गया कि आप अपने पूर्वजों की जड़ों की बात कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल, कोई बच्चा इंडिया के बाहर पैदा हो रहा है और उसकी डेट है 26 जनवरी 1950 से दिसंबर 10 1992 में 92 तक, और उसका फादर जो है वो इंडियन सिटीजन है, तो डिसेंडेंट के आधार पर वो कहीं ना कहीं अपनी सिटीजनशिप क्लेम कर सकता है। 10 दिसंबर 1992 के बाद में ये प्रोविजन कर दिया कि केवल पिता ही नहीं, माता और पिता दोनों में से एक भी अगर इंडियन सिटीजन है और बच्चे का जन्म इंडिया के बाहर हुआ है तो भी वो कहीं ना कहीं इंडिया में अपनी सिटीजनशिप ले सकता है। और फिर दिसंबर 3 2004 के बाद में ये प्रोविजन कर दिया कि भाई बात ऐसी है कि अगर कोई बच्चा इंडिया के बाहर पैदा होता है और उसके बारे में जैसे ही वो पैदा हुआ, जिस डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके 1 साल के अंदर अंदर जिस देश में वो पैदा हुआ वहां पर जो इंडियन कॉन्सुलेट है वहां पर उन्होंने प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंटेशन करवा दिया कि हाँ जी हमारा बच्चा है और इसका रजिस्ट्रेशन हम इंडिया में करवाएंगे जब हम इंडिया जाएंगे। 1 साल पैदा हुआ है, 1 साल के अंदर अंदर आपने वो अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी, तो ऐसे में आप एलिजिबल हो जाते हो डेसेंट के आधार पर अपनी सिटीजनशिप लेने के लिए। ठीक है, एक तरीका आ जाता है आपका रजिस्ट्रेशन। भाई सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एप्लीकेशन लेटर इशू किए जाते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दे और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सर्टेन कंडीशंस रखी जा रही हैं, जो भी शपथ दिलाई जाए, वो प्रॉपरली फॉलो करे तो सिटीजनशिप ली जा सकती है। और फिर आता है आपका नेचुरलाइजेशन। इसका मतलब ये कि आप इंडिया में आकर के रह रहे हो और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल रेगुलेशंस फाइनलाइज किए गए इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाए लॉज के आधार पर, और उनकी जो क्वालिफिकेशन वहां पर फाइनलाइज की गई थी, उन सर्टेन क्वालिफिकेशंस को आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आप वहां पर नेचुरलाइजेशन विद द प्रोसेस आप ऑटोमेटिकली वहां के सिटीजन कंसिडर कर लिए जाओगे। बस आपको केवल फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी होंगी। इसके अलावा अगर किसी टेरिटरी को इंडिया के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया जाए, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था सिक्किम का, है ना, सिक्किम पहले एक अलग से स्टेट हुआ करता था, बस हमने सिक्योरिटी की बात ले रखी थी, है ना। तो ऐसे में जब सिक्किम को हमने प्रॉपर्ली 1974 में ऐड कर लिया था ना खुद में, है ना, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेसिफाई किया गया था कि जो भी इंडिविजुअल्स उस पर्टिकुलर टेरिटरी के थे जिसको इंडिया ने एक्वायर किया है, इनकॉर्पोरेट किया है, ज्वाइन कराया है, तो वो इंडियन सिटीजन होंगे। तो ये तरीके हो सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी सिटीजनशिप ले सकता है। तो बर्थ वाली बात में तो मोर और लेस हमारे जैसे बहुत सारे हो गए, हमने जन्म ही यहीं पे लिया, राइट। चलो जी आगे चलते हैं। फिर आ जाता आपका लॉस ऑफ सिटीजनशिप। किस तरीके से सिटीजनशिप खत्म भी हो सकती है। भाई ली जा सकती है तो छोड़ने के भी तो तरीके होने चाहिए। तो पहला था रिनंशिएशन। इसका मतलब आप त्याग कर रहे हो, दैट मीन्स आपने खुद ने ये कहा है कि हाँ जी मेरी उम्र अच्छी, मतलब फुल एज का हूं, मैं माइनर नहीं हूं, 18 साल से कम नहीं है मेरी उम्र, और मैं अपनी तरफ से ये इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूं। तो वो एक तरीके का अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हाँ भी अपनी कैपेसिटी के अंदर आप डिक्लेयर कर रहे हो प्रॉपरली। वहीं पर दूसरी तरफ टर्मिनेशन एक और तरीका होता है कि आपने दूसरे किसी देश की सिटीजनशिप ले ली और आपने बताया नहीं
बट डॉक्यूमेंट्स या फिर वेरिफिकेशन में पता पड़ गया कि आपने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, तो वहां पर आपकी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी इंडिया से, ये ध्यान रखें। और तीसरा तरीका जो हो सकता है दैट इज डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन की अगर बात करें तो इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है कि देखो, अगर किसी ने गफलेबाजी करके फ्रॉड के आधार पर इंडियन सिटीजनशिप ली हो, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ डिसलॉयलिटी शो की हो कि हाँ भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को नहीं मान रहा है, या फिर किसी भी इंडिविजुअल के साथ में युद्ध के दौरान अनलॉफुल मैनर में आपने एक्टिविटीज कर दी और आपने गलत इंफॉर्मेशन जो है इंडिया के खिलाफ में या इंडिया की सिक्योरिटी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ में कोई काम कर दिया, तो वहां पर भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपकी सिटीजनशिप से डिप्राइव कर देगी। इसके अलावा एक और प्रोविजन है डेप्रीवेशन के, ये तो हो गए फ्रॉड और ये तो सारे। इसके अलावा ये है कि मान लो किसी ने रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन के आधार पर इंडिया की सिटीजनशिप ले ली और पता पड़ा कि हाँ जी 5 साल अभी कंप्लीट हुए ही हैं रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के, और उतने में ही उसी दरमियान वो इंडिविजुअल इंडिया ही नहीं दुनिया के किसी भी देश के अंदर 2 साल से ज्यादा के लिए अरेस्ट हो गया, तो फिर उसकी सिटीजनशिप वहां पर खत्म हो जाएगी। सिमिलरली कोई इंडिविजुअल इंडिया की सिटीजनशिप लेकर के चल रहा है बट वो 7 साल से ज्यादा समय के लिए इंडिया के बाहर है लगातार, तो ऐसे में भी उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। तो ये लॉस ऑफ सिटीजनशिप के 3 तरीके, रिनंशिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। फिर हम बात कर लेते हैं सिंगल सिटीजनशिप की। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें पता है फेडरल मैकेनिज्म हमने डेवलप किया है जहां पर ड्यूअल पॉलिटी की बात करते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक स्टेट गवर्नमेंट है। बट सिटीजनशिप की बात आए तो हमने कनाडा के हिसाब से सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ही अडॉप्ट किया, जिससे क्या है कि केवल और केवल इंडिविजुअल जो है वो नेशनल आइडेंटिटी के आधार पर आइडेंटिफाई किए जाएंगे। दूसरा, जितने भी पॉलिटिकल और जो सिविल राइट्स हैं वो सारे देश के जितने भी सिटीजन हैं उनके बराबर हैं, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, भेदभाव अगर है भी तो आपको आर्टिकल 15, 16 और 19 के आधार पर थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। वो क्यों? आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन की बात हो रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन की बात हो रही है आपकी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, और आर्टिकल 19 के अंदर क्या होता है कि आपके कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज को टैकल करना बड़ा मुश्किल हो पाता है। जैसे कि मान लो कोई एरिया ऐसा है जैसे ट्राइबल एरिया, अब वहां पर कोई जाकर के रहना चाहे तो वो कह देगा भाई मैं तो इंडियन सिटीजन हूं, मुझे तो अधिकार है। ओ भैया आपका अधिकार है, बट वहां पर जो ऑलरेडी रह रहे हैं उनके अधिकारों को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमें एक बैलेंस भी बनाना है। तो ऐसे में आर्टिकल 19 जो है उसमें 2 इंपॉर्टेंट अधिकारों की बात होती है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एक तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एक रेजिडेंस। तो इनको कहीं ना कहीं लिमिटेशन में डाला हुआ है, कुछ आप कह सकते हो स्पेसिफिक कंडीशंस में जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो इस तरीके से सिंगल सिटीजनशिप है वो ब्रदरहुडनेस की भावना लेकर के आती है, सब बराबर हैं, तो थोड़ा सा एक्सेप्शंस दे रखे हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में असमानताओं को ठीक करने से रिलेटेड है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या प्रोविजन था कि देखो जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको इंडिया में सेटल होने से, इंडियन सिटीजनशिप लेने से रोकना। तो इसके लिए प्रोविजन ये किया गया कि जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, जो भी हमारे 3 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज से आए हैं जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं, उनको हमारे देश में एक तरीके से नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आप कह सकते हो कि आप वहां पर सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हो। इस पर्टिकुलर CAA 2019 के केस की बात की जाए तो इसमें क्या प्रोविजन है कि भाई 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले जो भी इंडिया में आए हैं और ये इस कैटेगरी को फुलफिल करते हैं तो उनको आप इलीगल माइग्रेंट नहीं बोलोगे। वैसे तो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस का सिंपल सा है कि आप आओ, 1 साल तक रहो, रजिस्ट्रेशन आप जो फॉर्म है वो फॉर्म डाल दो, 11 साल तक फिर आप रहो, फिर उसके बाद में आपको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप दे दी जाएगी इंडिया की। पर ये जो 11 साल का टाइम है इसको रिड्यूस करके CAA में इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए जो कि इन कंट्रीज से आई हैं उनके लिए रिड्यूस करके 11 से 5 साल ही कर दी है। राइट, बस इसमें एक कंट्रोवर्सी आई कि भाई रिलीजन के आधार पर किया जा रहा है, तो उस चीज को लेकर के बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि इलीगल माइग्रेंट किसको बोलोगे। इसका मतलब सिंपल है कि कोई भी फॉरेनर जिसके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, वैलिड पासपोर्ट नहीं है, और अगर डॉक्यूमेंट पासपोर्ट दोनों हैं उसके बावजूद भी वो बंदा इंडिया में जितना परमिटेड टाइम था उससे ज्यादा समय के लिए रुक रहा है तो उसको फिर इलीगल माइग्रेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। तो ऐसे में ये इलीगल माइग्रेंट की जो डेफिनेशन है ये इसीलिए दी गई है
कि जो भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर के इंडिया में आते हैं 31 दिसंबर 2014 तक को और तक, राइट, तो उनको नेचुरलाइजेशन के आधार पर एक तरीके से इंडियन सिटीजनशिप देने की बात हुई, तो उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं बोला जाएगा कि वो गलत तरीके से फर्जीवाड़े में इंडिया में आए हैं, ये नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से सिटीजनशिप से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने इसी तरीके से कवर कर लिए जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स डिस्कस किए। तो इसी के साथ में ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।